दोस्तों, अगर आप पिछले एपिसोड ना सुने हो तो आपसे अनुरोध है कि पिछले एपिसोड पहले सुने, ताकि इस बुक के बारे में पूरी जानकारी मिले। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपके कुछ सुझाव हो तो को कमेंट जरूर करना। अगर हो सके लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और भाग 2। अपने भावनात्मक स्वरूप पर विजय पाएं। अतार्किकता का नियम। आप शायद ये सोचना पसंद करते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप पूरी तरह सचेत रहकर अपने जीवन की दिशा तय करने की योजना बनाते हैं। लेकिन आपकी भावनाएं आपके ऊपर कितनी गहराई से राज कर रही हैं, इस बात से आप बिल्कुल अनजान हैं। ये भावनाएं आपके विचारों को उस दिशा में मोड़ देती हैं जो आपके अहंकार को संतुष्ट करती है। ये आपको केवल उन सबूतों को खोजने पर मजबूर करती है जो उस बात की पुष्टि करें जिस पर आप पहले से विश्वास करना चाहते हैं। आपका मिजाज और आपका मूड भावनाओं के चश्मे से आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। यह स्थिति आपको वास्तविकता से पूरी तरह अलग कर देती है और गलत फैसले लेने की सबसे बड़ी वजह बनती है। यही वो नकारात्मक व्यवहार है जो आपके जीवन को दुखों और पछतावे से भर देता है। इन भावनात्मक प्रभावों को रोकने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचने की क्षमता, वास्तविकता में जो घट रहा है उसके प्रति अपने दिमाग को खुला रखने की क्षमता और जो आप महसूस कर रहे हैं उसके विपरीत जाकर देखने की समझ, यही तार्किकता या विवेक। ये क्षमता इंसान में स्वाभाविक रूप से नहीं आती। ये एक ऐसा सच है जिसका अभ्यास आपको खुद करना पड़ता है, और ऐसा करके ही हम अपनी क्षमताओं के उच्चतम स्तर को हासिल कर सकते हैं। एथेंस के भीतर की अथेना। ईसा पूर्व 432 के अंतिम दिनों की एक घटना। एक दिन एथेंस के नागरिकों को एक बेहद परेशान करने वाली खबर मिली। उनके पड़ोसी राज्य स्पार्टा के प्रतिनिधियों ने एथेंस आकर गवर्निंग काउंसिल के सामने शांति के लिए कुछ नई शर्तें रखी थी। स्पार्टा की चेतावनी थी कि अगर एथेंस ने इन शर्तों को नहीं माना तो स्पार्टा युद्ध की घोषणा कर देगा। स्पार्टा एथेंस का पुराना दुश्मन था और हर मायने में उसके विपरीत था। एथेंस में लोकतंत्र था, जबकि स्पार्टा कुछ खास लोगों के समूह द्वारा चलाया जाने वाला एक सैन्य संघ था जिसे पेलोपनेशियन कहा जाता था। एथेंस अपनी नौसैनिक शक्ति और अकूत संपत्ति पर निर्भर था। यह भूमध्य सागर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। वहीं दूसरी ओर स्पार्टा पूरी तरह से अपनी थल सेना और सैन्य ताकत पर टिका हुआ देश था। अब तक ये दोनों महाशक्तियां सीधे युद्ध में नहीं उलझी थी, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम भयानक होगा। हारने वाला पक्ष न केवल उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण खो देता, बल्कि एथेंस के लोकतंत्र, उसकी धन संपदा और उसके लोगों का भारी विनाश निश्चित था। लेकिन इस बार लगा कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता। आने वाली इस आपदा पर चर्चा करने के लिए एथेंस शहर की असेंबली बुलाई गई। यह सभा पनेक्स पहाड़ी पर आयोजित हुई, जो एथेंस के सभी पुरुष नागरिकों के लिए खुली थी। लगभग 10,000 नागरिक इस ऐतिहासिक सभा में शामिल हुए। सभा में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की आवाज सबसे ज्यादा तीखी थी। उन्होंने कहा कि एथेंस को पहले हमला कर देना चाहिए, लेकिन दूसरों ने उन्हें याद दिलाया कि जमीनी लड़ाई में स्पार्टा की सेना को हराना नामुमकिन है। उस रास्ते से हमला करने का मतलब था सीधे मौत के मुंह में जाना। शांति चाहने वाले लोग स्पार्टा की शर्तें मानने के पक्ष में थे, मगर कई लोगों ने आपत्ति जताई कि शर्तें मानने का मतलब होगा डर दिखाना, जिससे स्पार्टन्स का हौसला और बढ़ेगा और उन्हें अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए और समय मिल जाएगा। इस तरह बहस चलती रही। भावनाओं का पारा चढ़ता गया और लोग चिल्लाने चीखने लगे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तभी ढलती दोपहर में एक बेहद सम्मानित व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़े। उनके आते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। वह थे पेरिकल्स, एथेंस की राजनीति के सबसे वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेता। अब उनकी उम्र 60 पार हो चुकी थी। पेरिक्लीस से सब बेहद प्यार करते थे
और उनके विचारों का वजन किसी भी अन्य नेता से कहीं ज्यादा था। लेकिन इस प्यार के बावजूद एथेंस के लोग उन्हें एक राजनेता से ज्यादा एक दार्शनिक मानते थे। बुजुर्ग लोग उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत को अच्छे से याद कर सकते थे। उन्होंने कुछ भी आसानी से हासिल नहीं किया था। एथेंस के लोकतंत्र के शुरुआती दिनों में लोगों को एक खास तरह के व्यक्तित्व वाले नेता पसंद आते थे, जो चतुर हो, जोशीला और प्रेरणादायक भाषण दे सकते हों। युद्ध के मैदान में ऐसे नेता बड़ा जोखिम उठाते थे और ऐसे सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे जो एथेंस के लिए गौरव लाते थे, जिससे वे खुद लाइमलाइट में आ जाते थे। असेंबली में जमींदारों और सैन्य अभिजात वर्ग के हितों की वकालत करके वे अपना करियर बनाते थे, जिससे राजनीति में गुटबाजी बढ़ती थी। समय के साथ ऐसे नेताओं का उत्थान और पतन होता रहता था और एथेंस के लोग इस चक्र से संतुष्ट थे, क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति के लंबे समय तक सत्ता में रहने पर शक करने लगते थे। लेकिन ईसा पूर्व 463 के आसपास जब पेरिक्लीज ने राजनीति में कदम रखा तो एथेंस का राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा। उनका पहला कदम ही सबसे अलग था। एक अमीर और कुलीन परिवार से आने के बावजूद उन्होंने शहर के निचले और मध्यम वर्ग के साथ हाथ मिलाया, जैसे किसान, नौसेना के नाविक और एथेंस के स्वाभिमानी कारीगर। उन्होंने असेंबली में इन लोगों की आवाज बुलंद की और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें अधिक अधिकार दिए। वे जिस समूह का नेतृत्व कर रहे थे वो कोई छोटा गुट नहीं था। इस तरह वे असेंबली में एथेंस के बहुसंख्यक नागरिकों के नेता बन गए। शुरुआत में लगा कि इतनी बड़ी और बिखरी हुई जनता को नियंत्रित करना असंभव होगा, क्योंकि सबके अपने अपने हित थे। लेकिन पेरिक्लीज ने उनके अधिकारों को बढ़ाकर धीरे धीरे उनका अटूट विश्वास और समर्थन जीत लिया। प्रभाव बढ़ने के साथ ही असेंबली पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई। उन्होंने एथेंस के लोकतांत्रिक साम्राज्य के अंधाधुंध विस्तार के खिलाफ तर्क दिया। उन्हें डर था कि अगर साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तो एथेंस के लोग अपना नियंत्रण खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने नए क्षेत्रों को जीतने के बजाय मौजूदा साम्राज्य को मजबूत करने और सहयोगियों की ताकत बढ़ाने पर ध्यान दिया। जब वे एक जनरल के रूप में सेना का नेतृत्व करते तो वे सीधे युद्ध के बजाय कूटनीति, रणनीति और चतुराई का सहारा लेते। उनका एकमात्र उद्देश्य होता था कम से कम जानमाल के नुकसान के साथ जीत हासिल करना। कई लोगों को यह तरीका बहादुरी का नहीं लगता था, लेकिन यह बेहद असरदार था। उनके नेतृत्व में एथेंस समृद्धि के एक अभूतपूर्व स्वर्ण युग में दाखिल हुआ। खजाना खाली करने वाले फालतू युद्धों की अब कोई जरूरत नहीं थी। एथेंस का साम्राज्य सुचारू रूप से चल रहा था। इसके बाद पेरिक्लीज ने सरप्लस, अतिरिक्त पैसे का जो इस्तेमाल किया उसने सबको हैरान कर दिया। जनता को रिश्वत देने या अपनी तारीफ में पैसे उड़ाने के बजाय उन्होंने एथेंस में एक भव्य भवन निर्माण परियोजना शुरू की। उन्होंने भव्य मंदिर, थिएटर और कॉन्सर्ट हॉल बनवाए, जिससे एथेंस के कारीगरों को रोजगार मिला। शहर का कोना कोना खूबसूरत हो उठा। हर इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उस पर पेरिक्लीज की कलात्मक सोच और भव्यता की छाप साफ दिखती थी। नजारे ऐसे थे कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। उनका सबसे महान काम था पार्थेनन मंदिर का निर्माण, जिसमें ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी अथेना की 40 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी। देवी अथेना एथेंस वासियों के लिए मार्गदर्शक थी। पेरिक्लीज जिन सिद्धांतों और विचारों का प्रचार करना चाहते थे, ये मूर्ति उसी का प्रतीक थी। पेरिक्लीज ने अकेले ही एथेंस के नागरिकों की दृष्टि और उनकी चेतना, स्पिरिट, को बदल कर रख दिया था। कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में ये एथेंस का स्वर्णिम काल था। पेरिक्लीज की सबसे अनोखी खासियत थी उनके बात करने का अंदाज, जो बेहद संयमित, गरिमामयी और शालीन था। वे पारंपरिक नेताओं की तरह भावनात्मक या भड़काऊ भाषण नहीं देते थे। इसके बजाय वे जनता के सामने ठोस तर्क रखते थे। यही वजह थी कि लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते और उनके तर्कों को स्वीकार करते थे।
उनका स्वभाव इतना शांत और गहरा था कि उम्र बढ़ने के बाद भी जहां दूसरे नेता रिटायर हो जाते थे, वही पेरिक्लीज अपनी सूझबूझ के दम पर दशकों तक सत्ता में बने रहे। बेशक उनके दुश्मन भी थे। इतने सालों तक सत्ता में रहने के कारण कई लोग उन पर पर्दे के पीछे का तानाशाह होने का आरोप लगाते थे। कुछ लोग उन्हें नास्तिक भी मानते थे क्योंकि वे पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं की परवाह नहीं करते थे। लेकिन उनके नेतृत्व और उनकी योग्यता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इसलिए जब उस ढलती दोपहर में उन्होंने असेंबली को संबोधित करना शुरू किया, तो स्पार्टा के साथ होने वाले युद्ध पर उनका भाषण बेहद महत्वपूर्ण था। पूरी भीड़ में सन्नाटा पसर गया क्योंकि हर कोई पेरिक्लीस के तर्कों को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एथेंस के नागरिकों, उन्होंने शुरुआत की, मेरा नजरिया आज भी वही है जो पहले था। मैं पेलोपोनेशियन, स्पार्टा के सामने घुटने टेकने या किसी भी तरह की छूट देने के सख्त खिलाफ हूं। हालांकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि युद्ध की शुरुआत में लोग कितना जोश और उकसावा महसूस करते हैं, लेकिन जब युद्ध असलियत बनकर सामने आता है तो वह जोश ठंडा पड़ जाता है और हालात बदलते ही लोगों की मानसिकता भी बदल जाती है। उन्होंने सभा को याद दिलाया कि एथेंस और स्पार्टा के बीच के मतभेदों को किसी निष्पक्ष मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, स्पार्टा की इन एकतरफा शर्तों को मानना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। अगर आज हम झुक गए तो इसका अंत कहाँ होगा? लेकिन हां, स्पार्टा के साथ सीधे जमीनी युद्ध में उतरना भी आत्मघाती होगा। इसके बजाय उन्होंने युद्ध की एक बेहतरीन और रणनीतिक योजना पेश की, जो सीमित और रक्षात्मक, डिफेंसिव थी। उन्होंने सलाह दी, अपने सभी नागरिकों को एथेंस की सुरक्षित दीवारों के भीतर ले आए। स्पार्टन्स को आने दें और हमें उकसाने के लिए जाल बिछाने दें। उन्हें हमारी जमीन पर अपना समय और संसाधन बर्बाद करने दें। हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे और उनके साथ जमीनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। चूंकि समुद्र के रास्ते हमारे पास आने जाने का पूरा अधिकार है, इसलिए शहर में रसद और सप्लाई कभी कम नहीं होगी। इसके विपरीत हम अपनी नौसैनिक ताकत का इस्तेमाल उनके तटीय शहरों पर हमला करने के लिए करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा, वे निराश हो जाएंगे। अपनी सेना को संभालने और रसद जुटाने में उनका सारा धन समाप्त हो जाएगा। उनके सहयोगी आपस में ही लड़ने लगेंगे। स्पार्टा के सहयोगी इस लंबे युद्ध को अपने लिए एक कलंक मानने लगेंगे और आखिरकार वे एक स्थायी और दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस रणनीति से हमारे नागरिकों की जान और माल का नुकसान बेहद कम होगा। भाषण का अंत करते हुए उन्होंने कहा, मैं आपको जीतने का एक और भरोसा देता हूं। युद्ध शुरू होने पर आपको अपने साम्राज्य की चिंता नहीं करनी है, बल्कि खुद को नई मुश्किलों में डालने से बचना है। मुझे दुश्मन की चालों से उतना डर नहीं लगता जितना डर मुझे हमारी अपनी गलतियों से लगता है। पेरिक्लीस के इस महान और दूरदर्शी प्रस्ताव ने सभा में एक नई और भारी बहस को जन्म दे दिया। युद्ध चाहने वाले और शांति चाहने वाले दोनों ही इस योजना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आखिरकार पेरिक्लीस की बुद्धिमत्ता, उनके तजुर्बे और उनकी साख के कारण उनकी इस अनोखी युद्धरण नीति को मंजूरी मिल गई। दोस्तों, इस वीडियो यहां पे समाप्त होता है। इस बुक के अगले अध्याय जानने के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलिए। जुड़े रहे इस चैनल में। दोस्तों, इसी तरह आप इस चैनल को सपोर्ट करें। पूरे वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।